यस, तो आप लोगों ने दो वीडियो लेक्चर्स देख चुके हैं आज की क्लास से पहले, जिसमें पहला लेक्चर था अबाउट जिसमें पहला लेक्चर था अबाउट arguments for protectionism, right? Arguments for protectionism policy, arguments in favor of protectionism policy, right? यही था पहला वीडियो। और दूसरा वीडियो जो आपने कल देखा होगा, दैट वाज अबाउट इकोनॉमिक इंटीग्रेशन यूनिट 4 लेक्चर 1। तो हम इन दोनों वीडियो लेक्चर्स के कंटेंट को एक बार रिवाइज कर लेते हैं और फिर नए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला है आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ प्रोटेक्शनिज्म पॉलिसी। तो सबसे पहली चीज, व्हाट इज प्रोटेक्शनिज्म पॉलिसी? प्रोटेक्शनिज्म पॉलिसी का मतलब होता है जब किसी कंट्री की गवर्नमेंट फॉरेन इंपोर्ट्स पर टैरिफ्स या फिर टैक्सेस लगाती है ताकि फॉरेन इंपोर्ट्स कंट्री में क्या हो, फॉरेन इंपोर्ट्स कंट्री में कम हो, राइट। दूसरी चीज जो प्रोटेक्शनिज्म पॉलिसी में आती है वो है कि जब कोई गवर्नमेंट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रमोट करती है या इनकरेज करती है। जस्ट अ मिनट, यस। तो जब कोई कंट्री की गवर्नमेंट टैरिफ्स तो लगाती ही है, साथ साथ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को इनकरेज करती है या फिर डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को हेल्प देती है इन द फॉर्म ऑफ, इट कुड बी फाइनेंशियल हेल्प, तो इट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडीज। तो दो चीजें आती हैं प्रोटेक्शनिज्म में, पहला फॉरेन ट्रेड को कम करने के लिए इंपोर्ट्स पर टैक्सेस लगाना, और दूसरा डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना। This is about protectionism. Now, what are the points in favor of protectionism? सबसे पहला आते हैं इकोनॉमिक आर्ग्यूमेंट्स। इकोनॉमिक आर्ग्यूमेंट्स में पहला आर्ग्यूमेंट क्या था, आपने क्या लिखा है? इकोनॉमिक infant industry argument. यस, इन्फेंट इंडस्ट्री आर्ग्यूमेंट। इन्फेंट इंडस्ट्री का मतलब है जब डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज यानी इंडियन इंडस्ट्रीज के जो स्टार्टअप्स हैं जो अभी अभी स्टैब्लिश हुए हैं वो इन्फेंट स्टेज पे है, यानी दे आर लाइक अ चाइल्ड। तो इट इज नेसेसरी कि प्रोटेक्शनिज्म होना ही चाहिए ताकि ये जो इन्फेंट इंडस्ट्रीज हैं जो कि अभी अभी स्टैब्लिश हुई हैं, जिनकी ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा है, उनको प्रोटेक्शन मिले फॉरेन कंट्री के इंपोर्ट से, ताकि कंट्री में डोमेस्टिक गुड्स ज्यादा बिकेंगे तो ये इन्फेंट इंडस्ट्री जल्दी ग्रो होंगी। किसी को कोई डाउट है? समझ में आया प्रोटेक्शनिज्म क्यों जरूरी है? क्योंकि जो इन्फेंट इंडस्ट्रीज हैं, जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज हैं, अगर गवर्नमेंट उन्हें हेल्प देगी और साथ ही साथ इंपोर्टेड गुड्स पर बैन लगाएगी, तभी तो इनके गुड्स बिकेंगे मार्केट में और ये धीरे धीरे इन्फेंट इंडस्ट्री क्या होंगी, बढ़ेंगी या ग्रो करेंगी। इज इट क्लियर? पर कुछ लोग इसके अगेंस्ट हैं, कुछ लोग इस आर्ग्यूमेंट को वैलिड नहीं मानते और उसमें ये कहते हैं कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिसाइड कि कौन सी इंडस्ट्रीज को हेल्प देनी है और कौन सी इन्फेंट इंडस्ट्रीज को हेल्प नहीं देनी है। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि अगर इन्फेंट इंडस्ट्रीज को ओवर प्रोटेक्ट किया जाएगा, गवर्नमेंट उन्हें हद से ज्यादा प्रोटेक्शन देगी, तो ये इंडस्ट्रीज ज्यादा प्रोटेक्शन में कभी भी ग्रो नहीं कर पाएंगी और compete नहीं कर पाएंगी। Is it clear? Understood? कोई डाउट? No ma'am. So what is the name No, of the ma'am. argument? What is the name of the argument which supports that new industries, newly established industries in the country must be promoted? ऐसा कौन सा आर्ग्यूमेंट है जो ये बोलता है कि न्यूली इस्टेब्लिश्ड इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना चाहिए? वो है इन्फेंट इंडस्ट्री आर्ग्यूमेंट।
नेक्स्ट इज व्हाट? डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज आर्ग्यूमेंट। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज आर्ग्यूमेंट ये कहता है कि हाँ, प्रोटेक्शनिज्म जरूरी है क्योंकि एक कंट्री को सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए, यानी एक कंट्री को सिर्फ वही प्रोडक्ट नहीं बनाना चाहिए जिसमें वो अच्छी है, बल्कि दूसरे प्रोडक्ट्स भी बनाने चाहिए, क्योंकि अगर वो इंडिपेंडेंट रहेगी तो उसके लिए अच्छा है। और अगर हम सिर्फ वही प्रोडक्ट बनाएंगे जिसमें हम स्पेशलाइज्ड हैं, कोई भी प्रोटेक्शन पॉलिसी नहीं करेंगे, फ्रीक्वेंटली ट्रेड करेंगे, तो हम दूसरी कंट्रीज पर बहुत ज्यादा डिपेंड होते चले जाएंगे इकोनॉमिकली, और धीरे धीरे वो कंट्रीज हम पर पॉलिटिकली भी क्या करेंगी? फोर्स डालेंगी। समझ में आया? तो अगर हमें डाइवर्सिफाई होना है, हमें अलग अलग फील्ड्स में अलग अलग वैरायटी की इंडस्ट्री स्टैब्लिश करनी है, तो हमें प्रोटेक्शनिज्म लगाना पड़ेगा, हमें फॉरेन इंपोर्ट्स पर बैन लगाना पड़ेगा और डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। इससे हम लोग इंडिपेंडेंट बनेंगे, इससे हम लोग इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा किसी कंट्री पर डिपेंड नहीं होंगे। इज इट क्लियर? समझ में आया डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज आर्ग्यूमेंट? अब इसे भी कुछ लोग अगेंस्ट हैं। वो लोग कहते हैं कि ये आर्ग्यूमेंट वैलिड नहीं है क्योंकि हर कंट्री के पास हर तरह के गुड्स नहीं है। रिसोर्सेज नहीं है, तो हम हर तरह के गुड्स बना नहीं सकते। नहीं। इज इट क्लियर? समझ में आया? तो ऐसा कौन सा आर्ग्यूमेंट है जो ये कहता है कि अ कंट्री शुड प्रोड्यूस एंड डेवलप डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज, अलग अलग तरह की इंडस्ट्रीज डेवलप करनी चाहिए? वो कौन सा आर्ग्यूमेंट है? वो है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। हाँ, और डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज का सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म ये है कि एवरी कंट्री इज नॉट सेल्फ सफिशिएंट इन ऑल टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। हर तरह के रिसोर्सेज में सेल्फ सफिशिएंट हम नहीं है, तो हम चाह कर भी हर तरह के गुड्स नहीं बना सकते। वेरी गुड। नेक्स्ट इज थर्ड वाज प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर्ग्यूमेंट, यानी अगर हम डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रमोट करेंगे तो डोमेस्टिक गुड्स की डिमांड मार्केट में, डोमेस्टिक गुड्स की डिमांड इंक्रीज होगी। डोमेस्टिक गुड्स की अगर डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा? डोमेस्टिक गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो हमारी कंट्री के लोगों को जॉब्स मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। वेरी गुड। नेक्स्ट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट आर्ग्यूमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट एक स्टेटमेंट होती है जो ये बताती है कि फॉरेन कंट्रीज से हम कितना कमा रहे हैं और हम फॉरेन कंट्रीज को पैसा कितना दे रहे हैं। इनफ्लो फॉरेन कंट्रीज से कितना हुआ है और आउटफ्लो फॉरेन कंट्रीज को कितना जा रहा है। तो प्रोटेक्शनिज्म इंटरनेशनल ट्रेड में नेसेसरी है। क्यों? क्योंकि हमें इंपोर्ट्स को कम करेंगे। अगर इंपोर्ट प्रोटेक्शनिज्म से कम होगा तो हमें ज्यादा पैसा बाहर की कंट्री में खर्च करने की जरूरत नहीं होगी। तो हमारे इनफ्लो ज्यादा होगा मनी का दूसरी कंट्री से एज कंपेयर टू आउटफ्लो। अगर दूसरी कंट्री से पैसा इनफ्लो ज्यादा होगा, अच्छे से होगा, तो हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन स्ट्रांग रहेगी, यानी हम कमा ज्यादा रहे हैं दूसरी कंट्रीज से और स्पेंड दूसरी कंट्रीज में कंपैरेटिवली लेस कम कर रहे हैं। और ऐसा तभी पॉसिबल है जब इंपोर्ट्स पर क्या लग जाएगा? टैरिफ या टैक्सेस लग जाएगा, बैन लग जाएगा। नेक्स्ट इज टर्म्स ऑफ ट्रेड आर्ग्यूमेंट। ये मैंने कहा था कि मैं लाइव सेशन में समझाऊंगी, तो इसे ध्यान से समझिए प्लीज।
देखिए, अगर हमारी कंट्री की गवर्नमेंट टैक्स लगाती है या टैरिफ्स लगाती है ऑन इंपोर्ट्स, अगर हमारी कंट्री की गवर्नमेंट टैक्स या टैरिफ्स लगाती है इंपोर्ट्स पर, तो इससे इंपोर्ट्स की प्राइसेस क्या होंगी, बढ़ेंगी कि कम होंगी? इंपोर्ट्स की प्राइसेस बढ़ेंगी कि कम होंगी? बढ़ेंगी, बढ़ेंगी। राइस होगी। हाँ, क्योंकि हमें तो इंपोर्ट, अगर हम कोई चीज इंपोर्ट करा रहे हैं दूसरी कंट्री से, तो उसकी प्राइस तो भरनी ही पड़ेगी। साथ ही साथ हमें क्या भरना पड़ेगा, साथ ही साथ हमें उस पर टैक्स भी भरना पड़ेगा। तो हमारे लिए इंपोर्ट्स की प्राइसेस क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। Now we know that imports or exports must have elasticity, elastic demand होनी चाहिए। Elastic demand मतलब the curve must be flatter. The curve must be इलास्टिक डिमांड होनी चाहिए इंपोर्ट्स की। तो जब प्राइस P थी, तब क्वांटिटी डिमांडेड वाज Q। अब ड्यू टू टैरिफ्स, ड्यू टू टैक्सेस, ड्यू टू प्रोटेक्शनिज्म पॉलिसी, हमारे लिए इंपोर्ट्स की प्राइसेस क्या हो गई, हमारे लिए इंपोर्ट्स की प्राइसेस बढ़ गई, इंक्रीज हो गई। हाँ, तो जब प्राइस P थी, क्वांटिटी डिमांडेड Q था। अब प्राइस थोड़ी सी बढ़ी, तो उसके कारण क्वांटिटी डिमांडेड इंपोर्ट्स की बहुत ज्यादा, क्वांटिटी डिमांडेड इंपोर्ट्स की बहुत ज्यादा कम हो गई। कम हो गई। क्वांटिटी डिमांड, यस, क्योंकि प्राइसेस बढ़ गई है बिकॉज ऑफ टैक्सेस। हमारी गवर्नमेंट ने टैक्सेस लगाए हैं इंपोर्ट्स पर, तो इंपोर्ट्स बहुत कॉस्टली हो गए। तो हमारी कंट्री की पॉपुलेशन के लिए इंपोर्ट्स कॉस्टली हैं, तो हम इंपोर्ट्स क्या कर देंगे, कम कर देंगे। ये समझ में आया? पर जब हम इंपोर्ट्स बहुत ज्यादा कम कर देंगे, तो जिस कंट्री से हम इंपोर्ट कर रहे थे उसको क्या होने लगेगा, जिस कंट्री से हम सामान मंगवा रहे थे, अब हमने इंपोर्ट कराना बिल्कुल बंद कर दिया है। तो जो सामने वाली कंट्री है जिससे हम खरीद रहे थे सामान, उसको बहुत ज्यादा क्या होने लगेगा, लॉस होने लगेगा, क्योंकि उसका सामान इंडिया में बिल्कुल भी नहीं, उसका सामान इंडिया में बिल्कुल भी नहीं आएगा या सेल होगा। वेरी गुड। तो ऐसे में जो सामने वाली कंट्री है, यानी जो एक्सपोर्टिंग कंट्री रहेगी या जो फॉरेन कंट्री रहेगी, वो अपने गुड्स को हमारी कंट्री में प्रमोट करने के लिए टैरिफ्स खुद बियर करेगी। टैरिफ्स विल बी बोर्न बाय द एक्सपोर्टिंग कंट्री। समझ में आया? जस्ट बिकॉज हमारी कंट्री की गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट इज इम्पोजिंग सो मच टैक्सेस ऑन इंपोर्ट्स, तो इंडियन पॉपुलेशन इंपोर्ट कराना बंद कर देगी। मान लो ये एक्सपोर्टिंग कंट्री है चाइना, तो चाइना से हम इंपोर्ट सामान नहीं कराएंगे, तो चाइना विल हैव टू बियर लॉट ऑफ लॉस, क्योंकि उनका सामान हमारी कंट्री में नहीं बिक रहा है। तो चाइना क्या करेगी, अपने गुड्स को इंडिया में प्रमोट करने के लिए इट विल ब्रिंग द पॉलिसी ऑफ बियरिंग द टैरिफ्स, यानी जो टैक्स लग रहे थे, जो इंडियन पॉपुलेशन को पे करने पड़ रहे थे, अब वो कौन पे करेगा, अब वो कौन पे करेगा, जल्दी बता दो। एक्सपोर्टिंग कंट्री। एक्सपोर्टिंग कंट्री। हाँ, यहाँ हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से अब वो चाइना को बियर करना पड़ेगा। तो हमें तो फायदा है। सबसे पहले तो हम सामान इंपोर्ट करा सकते हैं, क्योंकि अब प्राइसेस बढ़ेंगी, अब प्राइसेस बढ़ेंगी नहीं, क्योंकि टैरिफ तो कौन बियर करेगा, हमारे पार्ट पर इंडियन पॉपुलेशन की बजाय अब टैरिफ कौन बियर करने लगेगा, एक्सपोर्टिंग कंट्री। हाँ, तो फॉर अस तो हमें तो कोई फर्क पड़ा नहीं। दूसरी चीज, इट इज अ डबल एज्ड टूल,
है ना। कैसे डबल एज टूल, एक फायदा तो ये हुआ, दूसरा फायदा है कि गवर्नमेंट की क्या हो रही है, गवर्नमेंट को फॉरेन कंट्री से क्या मिल रहा है, इनकम मिल रही है। क्या इनकम? इनकम इन द फॉर्म ऑफ टैक्स, जो पहले भारत की जनता को गवर्नमेंट को देनी पड़ती थी, अब वो भारत की जनता से के जेब से नहीं जाकर किसको बियर करना पड़ रहा है? चाइना को। तो गवर्नमेंट के लिए फायदा है, बिकॉज गवर्नमेंट इज गेटिंग एक्स्ट्रा इनफ्लो ऑफ मनी फ्रॉम चाइना। इज इट क्लियर? यस मैम। Yes, ma'am. तो नटशेल में जब टैरिफ इंपोज होता है तो हम टर्म्स ऑफ ट्रेड में स्ट्रॉन्गर पोजीशन पर आते हैं, क्योंकि टैरिफ्स हैज टू बी बोर्न बाय विच कंट्री? Exporting country. And not the importing country's population. That's why अब भाई उसको इतनी अड़ी पड़ी है अपना सामान हमारी कंट्री में बेचने को कि वो टैरिफ भी बियर करने को तैयार है। तो स्ट्रॉन्ग पोजीशन में कौन हुआ? हम कि सामने वाली एक्सपोर्टिंग कंट्री? हम. Yes, understood. This is terms of trade argument. तो इसे प्लीज आपको लिखना पड़ेगा, राइट डाउन। बोलूं? टर्म्स ऑफ ट्रेड Yes, ma'am. argument। हाँ, लिखिए। When our country's government imposes tariffs on imports from other countries, from foreign country, tariffs on imports from foreign country, then foreign countries' goods become costly for our country's population. Foreign countries' goods become costly for our country's population. And if imports are elastic, then slight increase in prices, लिख रहे हो ना? Are you writing? Yes, ma'am. Yes Yes, ma'am. Then slight increase in price of imports, leads to decrease in quantity demanded of imports,
leads to decrease in quantity demanded of imports to a large extent. Quantity demanded of imports to a large extent. दिख रहा है ना स्क्रीन पे, प्राइस थोड़ी सी बढ़ी तो क्वांटिटी डिमांडेड इंपोर्ट्स की बहुत ज्यादा कम हो जाएगी. तो नेक्स्ट लाइन में, in this situation exporting country ब्रैकेट में foreign country becomes ready to bear what? एक्सपोर्टिंग कंट्री क्या बियर करने को तैयार हो जाती है? Tariffs. Tariff. And taxes. Yes. So क्या बोला? So in this क्या बोला, एक बार रिपीट कीजिए लाइन. So in this situation, exporting country becomes ready to bear the tariffs or taxes. Becomes ready to bear the tariffs or taxes imposed by our country's government. एक्सपोर्टिंग कंट्री वो टैक्सेस बियर भी करने को तैयार हो जाती है जो हमारी कंट्री ने लगाई है. Exporting country becomes ready to bear taxes or tariffs imposed by our country's government so that they can sell their goods in वो लोग अपने गुड्स कहाँ सेल कर सकें? So that they can sell their goods in Our country. Very good. In our country. This makes our country stronger in terms of trade position. This makes our country stronger in terms of trade position. क्योंकि टर्म्स ऑफ ट्रेड हमारे हिसाब से चल रहे हैं, इसलिए हमको एक स्ट्रॉन्गर पोजीशन मिलती है. This makes us stronger in terms of trade position. Done? लिख लिया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए, तो दिस वाज टर्म्स ऑफ ट्रेड आर्ग्यूमेंट. अपने आप को टर्म्स ऑफ ट्रेड आर्ग्यूमेंट में स्ट्रॉन्ग करने के लिए टैरिफ्स लगाना जरूरी है. चलिए, नेक्स्ट आते हैं सिक्स्थ आर्ग्यूमेंट, दैट वाज एंटी डंपिंग मेजर और एंटी डंपिंग आर्ग्यूमेंट. अब एंटी डंपिंग, पहले तो डंपिंग समझना. डंपिंग का मतलब होता है चाइना जब ये पेन अपनी खुद की कंट्री में बेचती है तो हाई प्राइस पे बेचती है, पर हमारी कंट्री में जब ऐसे पेन्स को उतारती है तो क्वालिटी इनकी लो कर देती है और बहुत सस्ते दामों में अपने यहाँ के लो क्वालिटी गुड्स हमारी कंट्री के मार्केट में डंप कर देती है. दिस इज कॉल्ड एज डंपिंग.
when a country produces cheap goods of low quality and sells it in large quantity in the other country, तो ऐसे कंसेप्ट को हम कहते हैं डंपिंग। अपने यहाँ के सस्ते प्रोडक्ट्स बना के हमारी कंट्री में क्या कर देना, लार्ज अमाउंट्स में डंप कर देना। तो इससे बचाने के लिए, इंडियन मार्केट्स को इससे बचाने के लिए प्रोटेक्शनिज्म इज रिक्वायर्ड। टैक्सेस या इंपोर्ट्स पर टैरिफ्स लगाना जरूरी है। The taxes which will be imposed on dumping will be called as anti-dumping duty. समझ में आया? डंपिंग का मतलब, और डंपिंग को रोकने के लिए टैक्स लगाना या प्रोटेक्शनिज्म लगाना जरूरी है। तो कैसी टैक्स होगी वो? एंटी डंपिंग ड्यूटी। Is it clear? Meaning of dumping and anti-dumping? Yes, Yes, ma'am. The next argument was the pauper or the cheap labor argument. अब इसका मतलब ये है कि अमेरिका इज अ डेवलप्ड कंट्री, तो डेवलप्ड कंट्री में लेबर्स के वेजेस बहुत हाई है। वहां पर लेबर्स को काम के लिए अच्छा पैसा मिलता है। तो जब अमेरिका हमें हेल्प करने के लिए क्या करती है, इंडिया से, भाई अभी ट्रम्प और मोदी के रिलेशंस बहुत अच्छे थे, तो क्या करा ट्रम्प ने, इंडिया को हेल्प करने के लिए इंडिया से गुड्स आंदो किया, यानी इंडिया से गुड्स इंपोर्ट करना शुरू कर दिया। तो वहां के लोगों को ऐसा लगने लगा कि ये चीप गुड्स अगर हम यूज करेंगे तो दिस विल हैम्पर आवर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अगर हम ऐसे सस्ते गुड्स डेवलपिंग कंट्रीज से यूज करने लगेंगे, अरे हम अगर एप्पल यूज करते हैं तो इट इज अ शान फॉर अस, बट अगर वो लोग एमआई यूज करेंगे तो इट इज लाइक थोड़ा सा उनके लिए स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज डिग्रेडिंग, राइट। तो इसलिए उनकी गवर्नमेंट हमारे यहाँ से जो गुड्स इंपोर्ट होते हैं उन पर टैक्सेस लगा देती है, ताकि हमारे यहाँ से इंपोर्ट किया गया एमआई का फोन भी या इंडियन ब्रांड का फोन भी वहां पर लोगों को हाई प्राइस में मिले और लोगों को ये ना लगे कि उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डिग्रेड हो रहा है। इज इट क्लियर? समझ में आया? तो जब डेवलप्ड कंट्री की गवर्नमेंट डेवलपिंग कंट्री से गुड्स इंपोर्ट कराती है इन ऑर्डर टू प्रमोट गुड रिलेशंस, इन ऑर्डर टू प्रमोट डेवलपिंग कंट्रीज, तो ऐसे सस्ते गुड्स जो इंपोर्ट कराए हैं उन पर खुद टैक्सेस लगाती है, ताकि उसकी खुद की कंट्री की पॉपुलेशन को, जो अच्छी खासी अमीर है, उनको ये ना लगे कि उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग गवर्नमेंट क्या करना चाहती है, डिग्रेड करना चाहती है। अंडरस्टूड द कंसेप्ट? Yes, ma'am. चलिए, नेक्स्ट इज कंजर्वेशन ऑफ नेशनल रिसोर्स आर्ग्यूमेंट। कंजर्वेशन ऑफ नेशनल रिसोर्स आर्ग्यूमेंट लगता है यहां पर टैक्स इंपोर्ट पर नहीं लगता, यहां पर टैक्स गवर्नमेंट किस पर लगाती है, एक्सपोर्ट करने पर लगाती है, ताकि कम से कम गुड्स एक्सपोर्ट हो। यानी ऑयल या नेचुरल रिसोर्सेज या कोल रिजर्व्स जिन कंट्री के पास बहुत ज्यादा है, तो वो ट्रेड करने के लिए अपने कोल रिजर्व्स दूसरी कंट्री को हायर प्राइसेस पर सेल करती हैं, पर वहां की कंट्री की गवर्नमेंट उन्हीं के ट्रेडर्स पर टैक्स लगाती है कि तुम कोल रिजर्व्स मत एक्सपोर्ट करो, तुम नेचुरल ऑयल रिजर्व्स मत एक्सपोर्ट करो, क्योंकि वो क्या हो जाएंगे, नहीं तो धीरे धीरे वो डिप्लीट हो जाएंगे। तो अपनी कंट्री के रिसोर्सेस को कंजर्व करने के लिए, नेचुरल रिसोर्सेस के एक्सपोर्ट को कम करने के लिए गवर्नमेंट एक्सपोर्ट पर बैन लगाती है या टैक्स लगाती है।
समझ में आया? एक्सपोर्ट नहीं करो, कम करो, क्योंकि भाई अब हमारे पास कोल रिजर्व्स हैं, दूसरी कंट्रीज के पास नहीं है, तो हमें मार्केट में उसका प्राइस बहुत ज्यादा मिलेगा, हम बहुत अच्छा कमा सकते हैं। पर इसे रोकने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, अगर आपको एक्सपोर्ट करना है सामान तो आपको गवर्नमेंट को टैक्स भरना पड़ेगा। गवर्नमेंट ऐसा इसलिए कर रही है कि एक्सपोर्ट कम हो और कंट्री के नेचुरल रिसोर्सेज डिप्लीट ना हो या कंजर्व हो। Is the concept clear? Yes, ma'am. नींद आ रही है बहुत ज्यादा? No, नहीं आ रही। अच्छा, चलो नेक्स्ट इज की इंडस्ट्री आर्ग्यूमेंट। की इंडस्ट्री आर्ग्यूमेंट कहता है कि यस, प्रोटेक्शनिज्म पॉलिसी होनी चाहिए, टैरिफ टैक्सेस इंपोर्ट्स पर लगने चाहिए, ताकि खुद की कंट्री में हम आयरन, स्टील, मिनरल इंडस्ट्री डेवलप कर सकें, जो कि की इंडस्ट्रीज है या मेन इंडस्ट्रीज है किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। ऐसा हम तभी कर पाएंगे जब हम डोमेस्टिक आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज और केमिकल इंडस्ट्रीज को प्रमोट करेंगे इंस्टेड ऑफ फेवरिंग फॉरेन गुड्स। तो खुद की कंट्री की इंडस्ट्री को अगर प्रमोट करना है, बढ़ाना है, तो फॉरेन कंट्री की इंडस्ट्रीज के गुड्स पर बैन लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट इज, कोई डाउट इसमें? No, ma'am. Are you people seeing the video lectures? देखते भी हो? Yes, ma'am. Yeah. ठीक है, चलिए ठीक है। नेक्स्ट इज रेवेन्यू आर्ग्यूमेंट। रेवेन्यू आर्ग्यूमेंट कहता है कि गवर्नमेंट को फायदा है अगर गवर्नमेंट टैक्स और टैरिफ लगाएगी, क्योंकि बहुत केसेस में तो एक्सपोर्टिंग कंट्री को बियर करना पड़ता है टैक्सेस, जो गवर्नमेंट के लिए क्या है, सोर्स ऑफ इनकम है। समझ में आया? मेनी टाइम्स इट इज द फॉरेन कंट्री, क्योंकि उसको अड़ी पड़ी है हमारे यहाँ गुड सेल करने के लिए, इसलिए बहुत बार फॉरेन कंट्री यानी एक्सपोर्टिंग कंट्री को बियर करनी पड़ती है टैक्सेस। तो हमारी गवर्नमेंट के लिए तो अच्छा है, उसे फॉरेन कंट्री से टैक्सेस के फॉर्म में रेवेन्यू या इनकम हो रही है। नेक्स्ट कम्स नॉन इकोनॉमिक आर्ग्यूमेंट्स। हाँ, तो इसमें ना एक एमसीक्यू कंसेप्चुअल बैठ सकता है कि मेनी टाइम्स हु बियर्स द टैरिफ, टैरिफ को किसको बियर करना पड़ता है, हमारी कंट्री की पॉपुलेशन को कि फॉरेन कंट्री को? फॉरेन कंट्री। फॉरेन कंट्री को, है ना, ये कंसेप्ट आना चाहिए। फिर आते हैं नॉन इकोनॉमिक आर्ग्यूमेंट। नॉन इकोनॉमिक आर्ग्यूमेंट में आता है डिफेंस आर्ग्यूमेंट। डिफेंस आर्ग्यूमेंट यानी अगर प्रोटेक्शनिज्म पॉलिसी लगाओगे तो खुद की इंडस्ट्रीज डेवलप होंगी, खुद की इंडस्ट्रीज डेवलप होंगी तो दूसरी कंट्री पर ज्यादा डिपेंड होना नहीं पड़ेगा, एंड दैट विल बी वेरी गुड थिंग इन द सिचुएशन ऑफ वॉर। वॉर में आप खुद से लड़ाई कर सकते हो, आप इंडिपेंडेंट रहोगे अगर आप प्रोटेक्शनिज्म पॉलिसी लगाकर अपनी इंडस्ट्रीज को प्रमोट करते हो तो। नेक्स्ट आते हैं पैट्रियोटिज्म आर्ग्यूमेंट। पैट्रियोटिज्म आर्ग्यूमेंट, पैट्रियोटिज्म इज अ फीलिंग। अभी अभी रिपब्लिक डे गया कल, तो पैट्रियोटिज्म इज प्रमोटिंग इंडियन इंडस्ट्रीज, मेक इन इंडिया, या ऐसे कंसेप्ट्स को, स्वदेशी मूवमेंट, ऐसे कंसेप्ट्स को प्रमोट करना जहां पर हम अपनी कंट्री में बने गुड्स को ही यूज करेंगे। नेक्स्ट इज प्रिजर्वेशन आर्ग्यूमेंट। प्रिजर्वेशन आर्ग्यूमेंट, देखो इन तीनों पर भी लास्ट ईयर there was one question. Last year it was not a objective base, but subjective में भी 2 या 2.5 मार्क्स में उन्होंने पूछा था। उन्होंने दिया था कि tell about the argument, argument का नाम लिखो और उसे explain करो, जिसमें कुछ section of society के interest को promote करने के लिए government goods पर ban लगाती है। तो दैट इज व्हाट प्रिजर्वेशन आर्ग्यूमेंट। यानी अगर आपको अपने यहाँ के छोटे फार्मर्स, छोटे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना है तो फॉरेन से आने वाले गुड्स पर बैन लगाओ, तभी ये गुड्स मार्केट में सेल होंगे। ऐसा कौन सा आर्ग्यूमेंट है जो ये कहता है कि वॉर के टाइम पे अगर स्ट्रॉन्ग सिचुएशन होना चाहिए तो प्रोटेक्शनिज्म इज नेसेसरी? दैट इज डिफेंस आर्ग्यूमेंट।
समझ में आया? क्वेश्चंस Yes, ma'am. द फॉर्म ऑफ नेम ऑफ द आर्ग्यूमेंट। चलिए नेक्स्ट आते हैं। यस अब अगर मैं आपसे ये बोलूं कि प्रोटेक्शनिज्म के अगेंस्ट में पॉइंट्स बोलने हैं, प्रोटेक्शनिज्म के अगेंस्ट में पॉइंट बोलने हैं, तो वो क्या पॉइंट होंगे? वो होंगे फ्री ट्रेड क्यों रिक्वायर्ड है उसके पॉइंट्स। जो आप टर्न करेंगे अपने पेज, तो मैंने लास्ट जूम सेशन में लिखवाया था, फ्री ट्रेड के बेनिफिट्स आर सेम एज गेन्स फ्रॉम ट्रेड, प्लस 2 पॉइंट्स और थे। तो फ्री ट्रेड के जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं वो प्रोटेक्शनिज्म के नेगेटिव पॉइंट्स होंगे। क्लियर? समझ में आया? यस मैम। हाँ, मैं आपको बोलती हूँ, टेल मी द पॉइंट्स इन अगेंस्ट ऑफ प्रोटेक्शनिज्म। प्रोटेक्शनिज्म इज नॉट नेसेसरी, व्हाई? यस, तो आप बोल सकते हैं कि यस इट इज नॉट नेसेसरी बिकॉज फ्री ट्रेड प्रमोट स्पेशलाइजेशन एंड ज्योग्राफिकल डिवीजन ऑफ लेबर। फिर क्या था जो गेन्स ऑफ ट्रेड थे उसके 5-6 पॉइंट्स? Product mobility. हाँ, इट इज पॉसिबल, क्योंकि हर कंट्री हर तरह के प्रोडक्ट नहीं बना सकती, तो हम गुड्स को ले सकते हैं। प्रोडक्ट मोबिलिटी फ्री ट्रेड प्रमोट करता है। और Increase in value. इंक्रीज इन वैल्यू, बोथ एक्सपोर्टिंग और इंपोर्टिंग कंट्री को फायदा होता है। तो प्रोटेक्शनिज्म के अगेंस्ट के पॉइंट इज सेम एज फ्री ट्रेड के पॉजिटिव पॉइंट्स। अंडरस्टूड? यस मैम। चलिए, तो यूनिट 3 में सबसे पहला टॉपिक है टर्म्स ऑफ ट्रेड, जो हमने पिछले यूनिट के साथ डिस्कस किया था, अभी फिलहाल नहीं डिस्कस किया है। तो जैसे ही यूनिट 4 कंप्लीट होगा हम एक सेशन उसका भी ले लेंगे। ठीक है? जब तक आप 2 वीडियोस जो यूनिट 2 में है वो आप देखकर रख सकते हैं। तो 3rd यूनिट में आएगा टर्म्स ऑफ ट्रेड, फिर गेन्स फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड, जितना भी पार्ट हमने अभी तक पढ़ा यही है 3rd यूनिट, इतना ही है। Okay. किसी को कोई डाउट? नहीं। No, ma'am. हाँ, देखिए मैंने बात की है अबाउट द मटेरियल, तो मटेरियल इज नॉट प्रिंटेड येट, तो इट विल टेक 2 or 3 days मिनिमम आने, ब्रांच पे आने तक, तो 2-3 दिन तो लगेंगे ही लगेंगे। ठीक है? इफ यू वांट स्टिल आई कैन डू वन थिंग, गिव मी अ डे, आई हैव ओल्ड पैम्पलेट, तो मैं उसका PDF बनाकर आपको सेंड कर सकती हूँ। If you want to study from the pamphlet, किसी ने कल मुझसे पूछा था, तो if you want you tell me, I'll make a PDF and I'll share, but it will be old one, last year's, it will not be new. न्यू के लिए आपको 1-2 दिन वेट करना पड़ेगा। चलिए अब आते हैं यूनिट 4 पर। कल का टॉपिक था यूनिट 4 का इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, राइट? हाँ ठीक है, मैं PDF शेयर कर लूंगी, बट गिव मी अ डे, गिव मी वन डे, आई शेयर, बट दैट विल बी ओल्ड। तो इट्स बेटर मैं ग्रुप पे नहीं शेयर करूंगी, मैं किसी एक आध बच्चे को दे दूंगी, 2-3 बच्चों को, तो आप आगे अपने फ्रेंड्स को सर्कुलेट कर लेना। आई लास्ट टू विजय सर, अगर मैं ग्रुप में सर्कुलेट करने को मुझे देते हैं तो मैं ग्रुप में ही कर दूंगी, तो सबको आ जाए। ठीक है? चलिए, तो और अगर आप देखेंगे भी तो जो PPT बनाई है मैंने, उसमें मैंने एज इट इज पैम्पलेट से ही स्निप किया है। तो PPT contains the exact material from the pamphlet. ठीक है? चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक जो था दैट वाज यूनिट 4 का फर्स्ट टॉपिक, जो कि होता है इंटीग्रेशन, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। चलिए, तो समझते हैं इकोनॉमिक इंटीग्रेशन क्या होता है। इंटीग्रेशन इज कमिंग टुगेदर, दिस इज इंटीग्रेशन, एक को दूसरे में कंबाइन करना इज इंटीग्रेशन।
तो जब एक कंट्री अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज, अपनी ट्रेड पॉलिसीज को दूसरी कंट्री के साथ फेवरेबल बनाती है ताकि दोनों के बीच में ट्रेड अच्छे से हो सके, तो उसे हम कहेंगे इकोनॉमिक इंटीग्रेशन. When trade policies are made in such a way that is very easy for countries to trade, जब ट्रेड पॉलिसी इतनी इजी बना दी जाती है ताकि दो या दो से ज्यादा कंट्रीज एक दूसरे से बहुत इजीली फ्रीक्वेंटली ट्रेड कर सकें, प्रोटेक्शनिज्म जहां ना हो, वो कंडीशन कहलाती है इकोनॉमिक इंटीग्रेशन. कोई डाउट? कोई डाउट? No, ma'am. No, ma'am. चलिए, तो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन मतलब कंट्रीज के बीच में कोऑपरेशन हो, कोऑर्डिनेशन हो, प्रोटेक्शनिज्म हो कि नहीं हो? नहीं हो. नहीं हो, तो उसे हम कहेंगे इकोनॉमिक इंटीग्रेशन. इसके स्टेजेस हैं. सबसे पहला स्टेज क्या लिखा था आपने कल? पीटीए, राइट? प्रेफरेंशियल. प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग एरिया. प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग एरिया का मतलब क्या होता है? जब दो या दो से ज्यादा कंट्रीज आपस में ट्रेड करती हैं और ये डिसाइड करती है कि उनके बीच में कोई टैरिफ बैरियर नहीं रहेगा, उनके बीच में कोई टैक्सेस नहीं लगाए जाएंगी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर, तो उसे हम कहते हैं क्या? प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग एरिया. जैसे कि इंडिया एंड श्रीलंका. जब इंडिया एंड श्रीलंका डिसाइड करते हैं आपस में ट्रेड करने के लिए और उनके बीच में किसी भी गुड्स पर कोई टैक्सेस नहीं लग रहे हैं, तो दैट इज प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग एरिया. पर इंडिया को पूरा राइट है कि वो किसी दूसरी कंट्री से अगर ट्रेड करती है, किसी थर्ड कंट्री से अगर ट्रेड करती है, तो वो जो पॉलिसी चलाना चाहे वो चला सकती है. श्रीलंका को भी पूरा फ्रीडम है कि वो किसी बांग्लादेश से अगर ट्रेड करती है तो वो जैसी अपनी एक्सटर्नल पॉलिसी रखना चाहे वो रख सकती है. बस आपस में एक दूसरे से कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा. क्लियर? पीटीए? Yes, ma'am. हाँ, अब देखो इसमें ना रटने वाली चीज ये है, एग्जाम्पल लिखा था. Example is the Commonwealth preferential system headed by UK is an example of such union. ये जितने भी एग्जाम्पल वीडियो में दिए हैं, डोंट वरी अगर आपने नहीं लिखे हैं तो वो पैम्पलेट से एज इट इज लिए गए. इन्हें लर्न करना जरूरी है क्योंकि इस पे बाय चांस एक एमसीक्यू आ सकता है एग्जाम्पल या फैक्ट पर. पीटीए के बाद आता है एफटीए. एफटीए में भी दो से ज्यादा कंट्रीज आपस में ट्रेड करेंगे और उनके बीच में कोई टैक्सेस नहीं लगेंगे. नहीं होंगे. नहीं होंगे. साथ ही साथ वो जो दो तीन कंट्रीज है जो आपस में ट्रेड कर रही है, उनकी एक्सटर्नल पॉलिसीज यानी उनकी और दूसरी कंट्रीज से पॉलिसीज भी सेम रहेंगी. इंडिया और श्रीलंका अगर ट्रेड कर रहे हैं तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में कोई टैक्स नहीं लगेगा. पर अगर इंडिया बांग्लादेश से ट्रेड कर रही है तो उस जो पॉलिसीज रहेंगी वही श्रीलंका की भी बांग्लादेश के साथ पॉलिसी रहेगी. तो आपस में यहाँ पे डिफरेंस क्या है? एक्सटर्नल पॉलिसी भी दोनों कंट्रीज की क्या रहती है? सेम रहती है. कोई डाउट? No, ma'am. डन? नहीं यार, कुछ मैंने गलत बोला है, तुम लोगों ने यस बोल दिया. मैम प्रेफरेंशियल में आपने बोला कि टैरिफ नहीं लगता. टैरिफ होता है पर कम होता है. कम होता है. राइट राइट, गुड. सॉरी, मुझसे मिस्टेक हो गई. प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग एरिया में दो या दो से ज्यादा कंट्रीज के बीच में टैक्सेस रहते हैं जब वो ट्रेड करते हैं, पर कम रहते हैं. और एक्सटर्नल पॉलिसी बिल्कुल ही दोनों कंट्रीज की अलग अलग है. हाँ. फिर प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग के बाद आता है फ्री ट्रेडिंग एरिया में आपस में कोई टैक्सेस नहीं लगते. राइट? आपस में कोई टैक्सेस नहीं लगते और एक्सटर्नल पॉलिसी अभी भी अलग अलग ही होती है. यस. डन? कोई डाउट? फिर आते हैं कस्टम यूनियन. कस्टम यूनियन में दोनों में कोई टैक्स नहीं लगेगा दो कंट्रीज के बीच में, प्लस एक्सटर्नल पॉलिसी भी सेम होगी. क्लियर?
क्लियर? Yes. क्लियर? Yes. चलिए नेक्स्ट आते हैं कॉमन मार्केट। कॉमन मार्केट में क्या होगा? सेम एज कस्टम यूनियन। सबसे पहले तो कस्टम यूनियन मतलब दोनों के बीच में नो टैक्सेस, दोनों कंट्रीज की एक्सटर्नल पॉलिसीज भी सेम है। तो पहले तो कॉमन मार्केट में एज इट इज कस्टम यूनियन होता है, प्लस साथ ही साथ फ्री मूवमेंट ऑफ लेबर और कैपिटल भी होता है दो कंट्रीज के बीच में। दो कंट्रीज के बीच में आपस में लेबर और कैपिटल लोग इजीली मूव कर सकते हैं, पैसा भी इजीली मूव करा सकते हैं। वो दो कंट्रीज के बीच में जो दो या दो से ज्यादा कंट्रीज जो आपस में कस्टम यूनियन बना रही है। गॉट इट? Yes, ma'am. चलिए फिर कस्टम यूनियन कॉमन मार्केट के बाद आता है इकोनॉमिक यूनियन। Economic union. इकोनॉमिक यूनियन सबसे हाईएस्ट फॉर्म है। यहाँ पर क्या होता है? कॉमन मार्केट के पहले तो सारे फीचर्स रहेंगे और साथ ही साथ एक एक्स्ट्रा फीचर ये रहेगा कि इनकी सारी इकोनॉमिक पॉलिसीज ऐसी कंट्रीज की सेम रहती है। मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, एक्सचेंज पॉलिसी सबकी सेम रहेगी। तो इकोनॉमिक यूनियन मतलब दो या दो से ज्यादा कंट्रीज जिनके बीच में आपस में टैक्सेस नहीं लगेंगे। दूसरी चीज, एक्सटर्नल पॉलिसीज भी इन सारी कंट्रीज की सेम होगी। फ्री मूवमेंट ऑफ कैपिटल और लेबर हो सकेगा। और चौथी चीज क्या होगी कि इनकी इकोनॉमिक पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, एक्सचेंज पॉलिसी भी इन सारी जो कंट्रीज हैं जिन्होंने यूनियन बनाया है उनकी सेम रहेगी। क्लियर? समझ में आया? इस टॉपिक में किसी को कोई डाउट? No. नहीं, ma'am. वैसे मुझे आज WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पढ़ाना था, बट विल स्टडी इन नेक्स्ट जूम सेशन। फ्राइडे को यू हैव वन मोर वीडियो लेक्चर विच इज बेस्ड ऑन यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी EEC। प्लीज उसे ध्यान से देखिएगा। मैटर पूरा एज इट इज पैम्पलेट से ही उठाया है, कुछ भी अलग नहीं है। ठीक है? इज इट क्लियर? Yes, ma'am. किसी को कोई भी डाउट? No, ma'am. No, ma'am. सेशन को आज यहीं खत्म करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वेडनेसडे को। एंड टेल मी द डेट ऑफ द एग्जाम, कब से स्टार्ट हो रही है? 8 February. 8 Feb. 8 Feb। ओके ठीक है, Bye, ma'am. चलिए बाय बाय बाय।